एक बात जो कह रहे थे अभय गौतम दा कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो बीजेपी कर रही थी उसके खिलाफ भी मैंडेट आता दिख रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं पहले अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद और अब बद्रीनाथ में भोले बाबा का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये कुछ संदेश भी मिल रहा है क्या इन उपचुनाव में? बंगाल का देखिए, हाँ। प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा चुनावी मुहिम चलाई तो उनका हर भाषण बांसवाड़ा के चुनाव से, बांसवाड़ा की मीटिंग से शुरू हुआ। हर भाषण मुसलमान विरोधी था, सांप्रदायिकता से भरा हुआ था और ध्रुवीकरण का निमंत्रण था हर भाषण, लेकिन बिल्कुल नहीं चला। अभी विजय त्रिवेदी आपके ही मंच पर कह रहे थे, अयोध्या से भी लौट के आए हैं, कि रामलला के मंदिर में फुटफॉल भी काफ़ी कम हो गई है, कम दर्शनार्थी जा रहे हैं। लेकिन ये तो एक बात रही। ये जो नतीजे हैं उपचुनावों के, मैं ये मानता हूं कि जितनी भी देश की गैर बीजेपी ताकतें हैं वो सब 4 जून के बाद हुए हर चुनाव को इस दिलचस्पी के साथ देखेंगी, क्या बीजेपी रिकवरी मार रही है कि नहीं मार रही है, क्या बीजेपी अपनी वापसी की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। हर चुनाव में, चाहे हरियाणा के चुनाव को भी ऐसी देखेंगी, महाराष्ट्र के चुनाव को भी इसी दृष्टि से देखेंगी, भले वहां की वो प्लेयर हो या ना हो। वो झारखंड के चुनाव को भी इसी दृष्टि से देखेंगी, फिर दिल्ली का, बिहार का चुनाव, अगले साल के आखिर तक, ये जो 5 जम्मू कश्मीर का चुनाव, ये 6 चुनाव जो होंगे, और बीच बीच में जो उत्तर प्रदेश में अभी 10 उपचुनाव होंगे विधानसभा के। कोई भी हल्की सी भी राजनीतिक गतिविधि होती है, अब वहां पर जो उपराज्यपाल को ताकतें दे दी गई हैं जम्मू कश्मीर में जैसी दिल्ली में है, और वो सरकार से कोई सलाह मशवरे की बात नहीं, उस पर भी विपक्ष जितना आक्रामक या हमलावर दिख रहा है। पहले ऐसा नहीं होता भाई, था। वहां तो दबाव ये डाला जाएगा कि आप उन्हें राज्य का दर्जा दीजिए, जो राज्य के दर्जे का आपने वायदा कर रखा है। जैसे ही आप उन्हें राज्य का दर्जा देंगे, उपराज्यपाल वहां रहेगा, अब हर बात पर आमना सामना होगा। देखिए, जैसे ही भाजपा ने चुनाव हारने का सिलसिला और आगे बढ़ा भाजपा का, वैसे ही जो ताकतें आज भाजपा के साथ खड़ी हुई हैं, हो सकता अगले कुछ दिनों तक और खड़ी रहें, लेकिन वो सोचना शुरू कर देंगी, आज हम इनके साथ जरूर हैं, इनके साथ रहने का फायदा क्या है, कितनी दूर तक हम इनके साथ रह पाएंगे, इससे हमें फायदा क्या होगा। नहीं, वो तो टीडीपी जो इशारा कर रहे हैं गौतम लहरी, टीडीपी और जेडीयू अभी देख रहे होंगे विशेष राज्य का दर्जा बिल्कुल। देखिए, उनके पास कुल 28 सीटें मिलेगा या नहीं 23 जुलाई को। संदीप जी, 23 जुलाई को भी काफी कुछ अभी हमें दिखेगा। देखिए उनके क्या दिशा देखिए, उनके पास कुल 28 सीटें हैं, लेकिन उनका आचरण ऐसा है जैसे उनके पास 280 सीटें हों, 80 सीटें हों। आप सोचिए ना कितना दबाव है। तेलुगु देशम के नेता ने दिल्ली आके क्या कहा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आप हमें 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए, 50,000 करोड़ रुपए तो फौरन दे दीजिए। जब उनसे कहा गया कि इतने पैसे सरकार के पास नहीं है, तो उन्होंने कहा 3 लोगों की कमेटी बनाइए और उसका मुखिया मुझे बनाइए, हम जांच पड़ताल करके आपको बताएंगे कि पैसे कहां हैं। आप सोचिए ना, कोई नेता जब यह कह रहा है, जिसके पास कुल मिलाकर कितनी सीटें, दोनों जेडीयू को जोड़ दिया तो मिलाकर 28 सीटें हैं, और उनका आचरण यही है जैसे हमारे पास 280 सीटें हों। तो भारतीय जनता पार्टी उसके बिना आंकड़ा 272 का बनता नहीं है। ठीक बात। दूसरी तरफ भाजपा और भी कई दबावों की शिकार है। देखिए, पिछले 10 साल में कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों ने भाजपा को मांग पत्र नहीं दिया कि आप बजट में ये रखिए। आज भारतीय मजदूर संघ दे चुका है, अब भारतीय किसान संघ ने भी दे दिया है मांग पत्र, स्वदेशी जागरण मंच ने भी मांग पत्र दे दिया है। अखबारों में, टीवी पे तो बातों की चर्चा होती नहीं है, अखबारों में डिटेल से छपा है। स्वदेशी जागरण मंच ने ये मांग की है कि जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं, उनके ऊपर रोबो टैक्स लगाया जाना चाहिए। आप सोचिए, इस तरह की मांगे वो कह रहे हैं आरएसएस वाले कि आप ये पूरी कीजिए। तो भाजपा बहुत बड़े पैमाने पर अंदरूनी और बाहरी दबावों की शिकार है। मोदी जी कोई भी दावा करते रहे, उनके लिए बहुत मुश्किल है आगे की राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता की राजनीति को भी हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री, अब ये बताइए, हमने उपचुनाव के नतीजों के संकेत संदेश की तो बात की, पर आने वाले दिनों में और महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए भी ये चुनाव, ये नतीजे कुछ कह रहे हैं क्या? कैसे परखते हैं? कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल कह रहे हैं। पहली बात तो थोड़ा सा अपने आपके चैनल के माध्यम से रणदीप सुरजेवाला को मैं ये बताऊंगा कि अपने ट्वीट पे सुधार कर ले। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है, भोले बाबा का नहीं, भोले बाबा का केदारनाथ। हाँ, तो इसको वो ठीक कर ले। दूसरी बात यह है कि आगे के नतीजे निश्चित रूप से आगे के लिए कह रहे हैं चुनाव। जो अभी आशुतोष ने कहा कि अगर नतीजे उल्टे होते तो आज का वातावरण क्या होता। अभी एक दिन पहले मुंबई में जिस तरह से एमएलसी वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, और आज तो जनता का वोट आया है। तो 2 बातें मैं देखता हूं, एक तो इंडिया गठबंधन का हौसला भी बढ़ा, मनोबल भी बढ़ा है,
और उसकी एकता भी बढ़ेगी। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इंडिया गठबंधन में टसल होगी, टकराव होगा, मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी की भूमिका बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप लोकसभा का सत्र देख लीजिए ना, महुआ बनर्जी का भाषण, कल्याण मुखर्जी जो उनके नेता, उनका भाषण, सौगत राय का भाषण, शुभेंदु अधिकारी का भाषण, शुभेंदु कह रहे वो जो दूसरे तृणमूल कांग्रेस के नेता, मैं उनका नाम इसमें भूल रहा हूँ, सारे के सारे सरकार पर हमलावर हैं। और बजट सत्र में भी ये तो कल्याण ऐसा नहीं है, कल्याण बनर्जी और वो जो है वो क्या नाम है, भूल गया, वो बहुत पुराने नेता है तृणमूल कांग्रेस के, दादा गौतम दादा जानते होंगे, दाढ़ी वाले अपने जो है। तो यही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए भी इंडिया गठबंधन को इससे ताकत मिलेगी, क्योंकि जो माहौल बना है, निश्चित रूप से अगर मान लीजिए चुनाव इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हार जाते तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और हौसला और बढ़ता। फिर ये जो मिश्रा जी का बयान आया है ना आज विधायक का, वो नहीं आता। अब ये उत्तर प्रदेश पे इसका सीधा असर पड़ेगा, उत्तराखंड के चुनाव का और हिमाचल के चुनाव का खास करके। और उत्तर प्रदेश में भी तो उपचुनाव होने वाले हैं, और वो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से पहले हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी होने वाले हैं, जल्दी होंगे, मुझे लगता है शायद अगले 2 महीने में हो जाएंगे चुनाव। तो क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक दूसरे से लगे हुए हैं, और मंगलौर सीट जो कांग्रेस ने जीती है बीएसपी से, वो टेक्निकली उत्तराखंड में है, लेकिन हर तरह से वो उत्तर प्रदेश की, वो तो रुड़की से सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल तकनीकी, तो वो सीट जीती है, तो इसलिए इनका असर पड़ेगा। और मुझे लगता है, मैं विनोद शर्मा जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि अति उत्साह में आके आप मैदान कमजोर न कर लें, अपने संगठन को, अपनी लड़ाई को, अपनी धार को, कि हम तो जीत ही रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं आशुतोष की बात को से तायद करता हूं कि बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल इसका ढोल बजाना चाहिए, नगाड़ा बजाना चाहिए, साइकोलॉजिकल वारफेयर का जमाना है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, और वो कांग्रेस कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।